Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज injection methargine is given to a patient to prevent or treat PPH. Which nursing intervention is appropriate for this patient? किसी पेशेंट को आपने मेथार्जिन का इंजेक्शन लगाया और ये पेशेंट पीपीएच से सफरिंग था। इस इंजेक्शन को देने के बाद कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन करना सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाएगी? ए रेस्पिरेशन, बी पल्स, सी टेम्परेचर, डी ब्लड प्रेशर। सिंपली कहें तो मेथार्जिन इंजेक्शन देने के बाद क्लाइंट में कौन सी फाइंडिंग इन चारों में से एबनॉर्मल हो सकती है जिसके लिए हमें इसे लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए? The right answer is option D, blood pressure. आइए वन बाय वन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथार्जिन ड्रग के बारे में। मेथार्जिन ड्रग को आप मेथाइल एर्गोनोवाइन के नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनर आपको मेथार्जिन नाम से भी इस ड्रग के बारे में पूछ सकता है या फिर मेथाइल एर्गोनोवाइन, इन दोनों में से किसी भी नाम से आपको ये ड्रग पूछी जा सकती है। अब ये ड्रग किस ग्रुप से बिलोंग करती है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये एक एर्गोट एल्केलॉइड है। एर्गोट एल्केलॉइड ड्रग है। इट इज अ एर्गोट एल्केलॉइड ड्रग। और इस ड्रग को हम पोस्टपार्टम हेमरेज वाले पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए देते हैं, टू स्टॉप ब्लीडिंग। यहां पर इसे आप पूरा सही तरीके से लिख लीजिएगा। इस मेडिसिन का क्या यूज है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इन पीपीएच। पोस्टपार्टम हेमरेज वाले पेशेंट में जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसे रोकने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। अब ये पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है इसके बारे में भी जान लीजिएगा। बच्चे के डिलीवर होने के बाद अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। पोस्टपार्टम हेमरेज का अगर मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एटॉनिक यूट्रस।
यानी कि अगर क्लाइंट के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ना हो पाए डिलीवरी के बाद, तो वहां की ब्लड वेसल से लगातार ब्लड लॉस होगा। यही कंडीशन पीपीएच है। और इसे ठीक करने के लिए हम मेथाइल एर्गोनोवाइन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप क्लाइंट को ये मेडिसिन देते हैं, तो इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट के रूप में क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए हमें इस मेडिसिन को देने के साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्लाइंट का बीपी भी लिमिटेड रहे। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से समराइज वे में जानते हैं। अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज है। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे बड़ा कारण एटॉनिक यूट्रस है, यानी कि यूट्रस में डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शंस का ना होना। अब इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम मेथार्जिन नाम की ड्रग यूज करते हैं। मेथार्जिन को आप मेथाइल एर्गोनोवाइन नाम से भी जानते हैं। ये एक एर्गोट एल्केलॉइड ड्रग है जिसका इस्तेमाल पीपीएच के ट्रीटमेंट में या ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन assessing a patient's breath sound, the nurse hears a high-pitched continuous sound. What type of breath sound would the nurse document? किसी पेशेंट के ब्रीथ साउंड के असेसमेंट के दौरान हाई पिच्ड कंटिन्यूअस साउंड का सुनाई देना इनमें से कौन सा साउंड कहलाता है? रॉन्की, क्रैकल्स, स्ट्राइडर, व्हीजेस। ब्रेथ साउंड्स को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप की मदद लेते हैं। इसे लंग्स के ऊपर प्लेस किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस अस्कल्टेशन कहलाता है। स्टेथोस्कोप की मदद से ब्रीथ साउंड्स को सुनना अस्कल्टेशन कहलाता है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जब भी आपसे विस्लिंग साउंड या वीजिंग साउंड यानी सीटी जैसी आवाज की बात की जाए, तो इसका मतलब है ये एक म्यूजिकल हाई पिच्ड साउंड है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर के बहुत ही नैरो स्पेस से पास होने के दौरान सुनाई देता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझना चाहें तो इसे इजीली याद रख पाएंगे। मान लीजिए कोई अस्थमा वाला पेशेंट है और उसे अस्थमैटिक अटैक आया, तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी क्लाइंट के अंदर अस्थमा का अटैक आता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्लाइंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और अब इस क्लाइंट को अस्थमा का अटैक आया, जैसे ही एलर्जन के कांटेक्ट में आया अस्थमा का अटैक शुरू हुआ और अस्थमा का अटैक शुरू होते ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मौजूद सेल्स ने बहुत ही तेजी से म्यूकस का सिक्रीशन करना शुरू कर दिया और इस एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन के कारण अब क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एयर का पास होने का स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। ये रेड कलर की लाइन के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं, सिर्फ इतने ही स्पेस से जो एयर है अब वो एयर यहाँ से पास हो सकती है। पहले नॉर्मल कंडीशन के अंदर इस पूरे एरिया से एयर नीचे की तरफ मूव हो रही थी, लेकिन एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन के कारण अस्थमा का अटैक आने के कारण ये एयरवे नैरो हो जाता है और सिर्फ ये ग्रीन लाइन जो आपको बीच में दिख रही है, इतना ही स्पेस बचता है, यहाँ से एयर नीचे लंग्स के अंदर पहुंचती है। तब ये जब ये एयर इतने सकरे रास्ते से नैरो स्पेस से होकर लंग्स तक पहुंचती है, तो इस दौरान एक साउंड सुनाई देता है, एक म्यूजिकल साउंड, एक सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। इसे ही हम वीजिंग कहते हैं। तो आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीजिंग साउंड जो है अस्थमा के पेशेंट्स में देखने को मिलता है और ये क्यों होता है? क्योंकि जो एयर है वो नैरो स्पेस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोंकी साउंड की। रोंकी साउंड क्या है?
रोंकी साउंड आप लिख सकते हैं, ये एक लो पिच्ड साउंड होता है। जब आपने देखा होगा जो ओबेस पेशेंट होते हैं, जब वो रात को सोते हैं तो सोते समय वो स्नोरिंग करते हैं यानी खराटे जैसी आवाज निकालते हैं, तो वो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं रोकी साउंड है। ये क्यों जनरेट होता है? जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर किन्हीं सिक्रीशन से होकर गुजरती है तो वहां पर जो साउंड जनरेट होता है वो रोंकी साउंड का एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं रोंकी साउंड इज अ लो पिच्ड कंटिन्यूअस साउंड दैट इज सिमिलर टू स्नोरिंग साउंड। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली इसके बारे में पूछा भी गया है। सॉरी, ऑप्शन बी के लिए है ये स्टार्स। क्रैकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। क्रैकल साउंड किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले आप लिखिए पल्मोनरी एडिमा कंडीशन में। इस चीज को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा का मतलब है अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाए तो इस फ्लूइड एरिया से एयर जब पास होगी तो क्रैकल साउंड जनरेट होंगे। आपने कभी पानी के बुलबुलों को, वाटर बबल्स को फोड़ा होगा, तो जब वो बबल्स फूटते हैं तो उनसे जो साउंड जनरेट होता है, उसी तरह का साउंड फेफड़ों में पानी भरा होने के बाद जब इससे हवा गुजरती है तो वहां पर बुलबुलों के फूटने से जो आवाज जनरेट होती है वही क्रैकल साउंड है। एक बार फिर से समझिएगा, क्रैकल साउंड को आप सिंपली याद रख सकते हैं, पानी के बुलबुलों के फूटने के कारण जो आवाज होती है वही क्रैकल साउंड है। और अगर किसी क्लाइंट के फेफड़ों में पानी भर गया है यानी कि पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन है तो वहां पर यह साउंड देखने को मिलेगा। होपफुली अब आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट साउंड की, जो कि है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर के बारे में आप लिख लीजिए लाउड एंड हाई पिच साउंड। ये तेज और हाई पिच साउंड होता है जो कि नैरो एयरवे होने के कारण देखने को मिलता है। एयरवे के नैरो होने के कारण जो साउंड जनरेट होता है उसे हम स्ट्राइडर साउंड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द important nursing intervention while assisting for peritoneal dialysis catheter insertion? किसी रीनल फेलियर वाले पेशेंट में डायलिसिस के लिए पेरिटोनियल कैथेटर इंसर्ट किया जा रहा है। डॉक्टर द्वारा किए जा रहे इस प्रोसीजर को एज अ नर्स आप असिस्ट करवा रहे हैं। इस प्रोसीजर के दौरान नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन आपके द्वारा किया जाना सबसे सही और जरूरी माना जाएगा? ऑप्शन ए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड गेट कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट। आप इस पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे और कंसेंट लेंगे। ऑप्शन बी, चेक द रीनल फंक्शन ऑफ द पेशेंट। आप इस पेशेंट के रीनल फंक्शन का असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन सी, आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। आप इस पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहेंगे यानी यूरिन पास करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, अरेंज इमरजेंसी ट्रॉली नियर बेड साइड। आप बेड साइड पर यानी कि पेशेंट में जिस जगह प्रोसीजर किया जा रहा है वहां पर इमरजेंसी ट्रॉली तैयार रखेंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन के दौरान सबसे सही माना जाएगा? अगर आप ऑप्शन ए आंसर मान रहे हैं तो ये आंसर बिल्कुल भी सही
नहीं माना जाएगा। किसी भी पेशेंट में जब कोई इन्वेजिव प्रोसीजर होता है तो हमें कंसेंट लेना होता है, और कंसेंट लेना, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना, ये दोनों ही जिम्मेदारी फिजिशियन की होती है, डॉक्टर की होती है या सर्जन की होती है। नर्सेस की ये रोल नहीं है। नर्सेस कभी भी कंसेंट लेने या प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाती। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में कहा गया है कि हम रीनल चेक फंक्शन का असेसमेंट करेंगे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा। क्लाइंट की रीनल यानी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, इसी वजह से तो हम इस डायलिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि इमरजेंसी ट्रॉली लाएंगे। इस प्रोसीजर के दौरान इमरजेंसी ट्रॉली को तैयार रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत माना जाएगा। फाइनली हमारे पास ऑप्शन सी बचता है। हम पेशेंट को ब्लैडर खाली करने के लिए कहेंगे, यानी यूरिन पास करने के लिए कहेंगे, जो इस प्रोसीजर से पहले करना आवश्यक भी है। जब भी किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो उसके ब्लड के अंदर बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद बन रहे यूरिया लाइक सब्सटेंस का लेवल बढ़ने लगता है, और अगर लगातार ब्लड में इसका लेवल बढ़ता रहा तो क्लाइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है। ब्लड से इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किडनी हमारे शरीर की फिल्टरिंग यूनिट है। जब ये फिल्टरिंग यूनिट काम नहीं करती तो हम बाहर एक मशीन लगाकर सारे शरीर के ब्लड को उस मशीन से गुजारते हैं, और ये मशीन उस ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है उसे अपने पास रख लेती है और पूरे फ्रेश ब्लड को आगे बॉडी में वापस पहुंचा देती है। यही तरीका डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस वह प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल जाना होता है, और इस प्रोसेस के लिए पेशेंट की आर्टरी और वेन को जोड़कर फिस्टुला तैयार करते हैं। यहीं पर निडल इंसर्ट करके इसे मशीन से कनेक्ट किया जाता है और उसके बॉडी के पूरे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसके लिए हॉस्पिटल जाना ही होता है आपको। इसके बाद सेकंड जो टाइप का डायलिसिस होता है उसे आप पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसे व्यक्ति सीख कर घर पर ही खुद से परफॉर्म कर सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए एक बार पेरिटोनियल कैथेटर को इंसर्ट करवा लिया जाता है, और फिर इस कैथेटर के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में पेशेंट द्वारा खुद से ही फ्लूइड इंसर्ट करके कुछ समय इस फ्लूइड को वहां रोक कर रखा जाता है, और फिर थोड़े समय बाद इसे वापस खाली कर दिया जाता है। पेरिटोनियल में डाले गए इस फ्लूइड में जितना भी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इकट्ठा हो जाता है और फिर इसे बाहर निकाल दिया जाता है। जब भी आप पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कैथेटर इंसर्ट करवा रहे होते हैं, तो इस कैथेटर इंसर्शन के दौरान कहीं आपकी ब्लैडर में इंजरी ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए, इस चीज से बचने के लिए हम पेशेंट को इस प्रोसेस से पहले यूरिन पास करने या ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कहते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, important. The suture that separates the occipital bone and two parietal bones is, मान लीजिए ये किसी पर्सन का हेड पार्ट है, और इस हेड पार्ट में पीछे की तरफ ये ऑक्सीपिटल बोन है। अब इस ऑक्सीपिटल बोन के द्वारा पैराइटल बोन्स को सेपरेट करने वाले सूचर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। मान लीजिए ये है क्लाइंट की पैराइटल बोन्स, ये इस कलर से मैंने ड्रॉ कर दी है। दिस इज पैराइटल बोन एंड दिस इज ऑक्सीपिटल बोन। अब इन पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। इस रेड कलर से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। इट्स लाइक जस्ट फॉर रिवीजन ओनली। ये आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाला गया है।
क्विकली आंसर करें। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर पुट कर सकते हैं। इस इमेज को देखकर आप डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बहुत ही इजी हो गया है अब ये। ऑक्सीपिटल बोन जो कि पीछे की तरफ है, पेराइटल दो बोन होती हैं, ये दोनों साइड की बोन्स होती हैं, और फ्रंटल बोन जो होती है वो आपके फ्रंट में होती है, हेड में आगे की तरफ होती है। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कुछ लैम्डा शेप की स्ट्रक्चर है और इसे ही हम लैम्डोइडल सूचर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, लैम्डोइडल सूचर दो पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीपिटल बोन को पेराइटल बोन से अलग करने वाले सूचर का नाम लैम्डोइड सूचर है। रिमेनिंग सूचर्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फ्रंटल सूचर की बात की जाए तो ये हमारी जो फ्रंट बोन है, सर में आगे की तरफ जो पाई जाने वाली बोन है, इसके बीच में पाए जाने वाला ये सूचर होता है। दिस इज कॉल्ड फ्रंटल सूचर। कोरोनल सूचर की बात की जाए तो कोरोनल सूचर जो है ये फ्रंटल और पेराइटल बोन में आगे की तरफ पाया जाता है। यहाँ पर दिस इज कोरोनल सूचर। सेजाइटल सूचर की बात की जाए तो ये दोनों पेराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं इसे येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों पेराइटल बोन्स के बीच में दिस इज वन पेराइटल, दिस इज सेकंड पेराइटल। इन पेराइटल बोन्स के बीच में सिर्फ इतनी सी जगह पर जो कि येलो कलर से ड्रॉ की गई है, ये वाले सूचर का नाम जो है वो है सेजाइटल सूचर। और इसके अलावा लैम्डोइड सूचर हमने डिस्कस कर लिया, फ्रंटल, कोरोनल, सेजाइटल। और एक और स्क्वैमस सूचर होता है जो कि दो पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में पाई जाती है। टेम्पोरल बोन एंड पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है वो है आपका स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is newly diagnosed with juvenile onset diabetes. Which of the following nursing diagnosis is priority? एक व्यक्ति जिसे रिसेंटली ये पता चलता है कि उसे डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है, अब इस पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा? ऑप्शन ए एंजाइटी, पेन, knowledge deficit, altered thought process। जुवेनाइल शब्द का सिंपल मीनिंग आप याद रख सकते हैं, रिलेटेड विद द चाइल्ड, बच्चों से रिलेटेड, यानी कि कम उम्र में होने वाला डायबिटीज कंडीशन है ये। किसी बच्चे को डायबिटीज हुआ और इस बच्चे में सबसे ज्यादा जरूरी इस समय कौन सी चीज होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉलेज डेफिसिट। किसी भी व्यक्ति को जब रिसेंटली ये पता चलता है कि उसे डायबिटीज है तो उसे इस डिजीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। और जुवेनाइल डायबिटीज जो कि छोटे बच्चों को होती है, इन बच्चों को तो इस डिजीज के नाम तक के बारे में भी प्रॉपर पता हो, ये भी संभव है, असंभव है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूली डायबिटीज के पेशेंट में इस डिजीज के लिए नॉलेज की कमी होती है, और नर्सेस की यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी ड्यूटी होती है कि उन्हें डायबिटीज़ के बारे में टीच किया जाए। डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ यदि हो गई तो आपको इसे कैसे मैनेज करना है, खाने पीने में क्या सावधानी रखनी है, इससे फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्लाइंट को नॉलेज देना हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी। डायबिटीज़, जुवेनाइल डायबिटीज कंडीशन बेसिकली हमारे बॉडी में जब कोई वायरस आदि का अटैक होता है तो इस वायरस को किल करने के लिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं, और कई बार गलती से इस एक्शन के दौरान हमारी
इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अच्छे सेल्स को ही किल कर देती हैं और ये कंडीशन इसी वजह से हो सकती है। मान लीजिए आपकी बॉडी में किसी वायरस ने अटैक किया और वायरस का जो स्ट्रक्चर है या वायरस का जो चेहरा है आपके बॉडी में पैंक्रियाज के अंदर मौजूद बीटा सेल्स के जैसा है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज में पाए जाने वाली जो बीटा सेल्स हैं उसका चेहरा, उसकी शक्ल वायरस से कुछ मिलती जुलती है। तो आपने जब इस वायरस को किल करने के लिए सोल्जर्स भेजे तो उन्होंने गलती से इस वायरस की जगह पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को ही किल कर दिया। अब पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को आपके इम्यून सिस्टम ने खत्म कर दिया, तो अब बीटा सेल्स ही नहीं है तो फिर इंसुलिन कैसे बनेगा? और इंसुलिन नहीं बन रहा इसका मतलब है कि डायबिटीज हो चुका है। तो याद रखिएगा, डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज जो है बीटा सेल्स के किल होने पर या फिर यूं कहे इंसुलिन के कम या बिल्कुल भी प्रोड्यूस होने ना होने पर होने वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया इज। उस कम्युनिकेबल डिजीज का नाम आपको बताना है जो कि इंडिया से इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया जा चुका है। चिकन पॉक्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। कम्युनिकेबल डिजीज को हम कंटेजियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग। यानी कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो टीबी, आप सभी इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर किसी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के संपर्क में कोई हेल्दी पर्सन आ जाए तो उसमें भी इस डिजीज के ट्रांसफर होने की संभावना बहुत रहती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। स्मॉल पॉक्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल ही है। पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स ही एकमात्र ऐसा डिजीज है जिसे हमने इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया है। इरेडिकेटेड शब्द उस जगह इस्तेमाल करते हैं हम जहां पर ना तो उस डिजीज का कोई पॉजिटिव और ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, ना ही उस डिजीज का कोई पेशेंट मौजूद हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ना तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बचा है, ना ही इसका कोई पेशेंट बचा है, इसलिए हमने इसे इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया है। तो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही ऐसा इरेडिकेटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवर्म एंटर्स द बॉडी थ्रू। हमारे शरीर में जो हुकवर्म इन्फेस्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? फीको ओरल रूट से, स्किन रूट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। हमारे शरीर में हुकवर्म कैसे एंटर होता है, किस रूट से एंटर होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो लोग बेयर फुट वर्क करते हैं यानी कि नंगे पांव घूमते हैं, बिना चप्पल या शूज के चलते हैं, उनके अंदर हुकवर्म्स पैरों की स्किन को पेनिट्रेट करते हुए ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थ्रू स्किन हुकवर्म्स एंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट कॉजेस हाइपोकैल्सीमिया। आपके शरीर में कैल्शियम को कम बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, ऑक्सीटोसिन।
यस एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। जब भी हमारे शरीर में ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है तो तुरंत हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और ये हार्मोन ब्लड में मौजूद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम को यहाँ से खींचकर बोन में पहुँचा देता है। बोन इस कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन के ज़्यादा होने से ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया भी कहलाती है। जब कैल्शियम बोन्स तक पहुंचता है तो बोन इसे अपने अंदर स्टोर करके और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं बोन को डेंस बनाए रखने के लिए कैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।